नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल नगर पंचायत में कथित सरकारी ठेके से बीती रात शराब खरीदकर पीना कई की जान पर भारी पड़ गया। मौत की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने माहुल में सड़क जाम कर दिया। सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए। मामले में जांच पड़ताल जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक सरदार वल्लभ भाई पटेल निवासी रामकर अरविंद, 65 वर्षीय पुत्र लौटन, छब्बू 45 वर्षीय पुत्र हुना सोनकर, बीकाराम 45 वर्षीय पुत्र राजाराम व फेकू 35 वर्षीय पुत्र दीपचंद के अलावा कई लोग रविवार की रात माहुल बाजार स्थित शराब के ठेके से शराब पिए थे। शराब पीकर जब घर पहुंचे उपरोक्त 4 लोगों की हालत नाजुक हो गई। परिजनों के मुताबिक शराब पीने के कारण खून की उल्टी के साथ ही सर दर्द करने लगा। जब तक परिजन इनका इलाज कराते सोमवार को लगभग 12 बजे के आसपास इन चारों की मौत हो गई। वहीं लोगों की माने तो गांव में भी जिन्होंने शराब का सेवन किया, अलग अलग 3 और की जान गई। इसके अलावा कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और आरोपियों के खिलाफ दबिश दे रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य मौके पर पहुंच गए। डीएमएसपी ने जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। हम लोगों को सूचना मिली है कि यहाँ पे कच्ची शराब पीने से कुछ लोगों की डेथ हुई है। प्रिलिमिनरी जो भी हम लोगों ने देखा है उसमें हमारे अधिकारियों ने तस्दीक करके बताया कि 5 डेथ्स अभी रिपोर्टेड हैं और 4 लोगों को सीएचसी के माध्यम से हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और साथ में एक सर्वे भी यहाँ पे कराया गया। जिन जिन लोगों ने इस ठेके से शराब लिया था तो उनको भी हम लोग एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सबको 8-9 लोगों को, जबकि उनकी स्थिति ठीक है लेकिन उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। सर, इसमें लापरवाही कुछ देखिए, अभी तो जस्ट हम भी मौके पे पहुंचे। इसमें जो भी दोषी होंगे उसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और इमीडिएटली जैसे मुझे बताया गया कि यहाँ जो सेल्समैन है उनको पकड़ लिया गया है और इस पर अभी पुलिस पूरी तरीके से लग गई और बहुत जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करा के एनएसए की कार्रवाई कराई। आरोप लगा रहे हैं सरकारी ठेके की दुकान से ऐसा हुआ है। देखिए, अभी जस्ट हम पहुंचे हैं, जो भी इसमें दोषी होगा इसमें एनएसए की कार्रवाई कराई जाएगी। सर, ये आंकड़े कितने तक बढ़ सकते हैं? देखिए, जैसा अभी हम भी आपके साथ मौके पे पहुंचे हैं, हमारी पूरी टीम लगेगी। जिन जिन गाँव में लोगों ने यहाँ से पिया होगा, जो गए होंगे, तो 1-1.5 घंटे के बाद मैं आपको स्थिति से सही बता पाऊंगा। घटना हुई थी लगभग 1 साल पहले घटना हुई थी। उसमें पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जितने भी लोग थे उनकी 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अब ये घटना हुई है, दुखद घटना है। हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि जितने भी लोग हैं पहले सबका चेकअप करा लिया जाए, उनको बेहतर उपचार उपलब्ध करा दिया जाए। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी लोग शामिल होंगे किसी भी प्रकार से उन सबको बहुत कठोर कार्रवाई गैंगस्टर एनएसए 14(1) के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी जब्ती करेंगे, ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जाए, प्राइमरी चेकअप सबका हो जाए। सर, अभी हाल ही में समय क्यों होता है ये घटना हुई है? घटना के जितने भी कारण हैं, जो भी इसके कारक हैं, सबके बारे में गहनता से जांच की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब कांड में 41 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनमें से 22 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीजों का हाल जानने मंडलीय अस्पताल पहुंचे मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि 22 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ डायलिसिस की भी व्यवस्था है। अन्य गंभीर मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहाँ डायलिसिस की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता मरीजों का बेहतर उपचार है। इसके बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ ट्रेजेडी यहाँ पे घटित हुई है और अभी जो जिलाधिकारी और एसएसपी अभी मौके पे हैं और वहाँ से कुछ पेशेंट्स जो है रेफ़र होकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो टोटल अभी तक मेरी जिलाधिकारी से बात हुई, उन्होंने 41 पेशेंट्स को रेफ़र करा हुआ है और उसमें से 22 यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसमें से कुछ 2-3 थोड़े से गंभीर हालत में हैं। लेकिन यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट के लिए जो नया प्रोटोकॉल आया हुआ है, तत्काल इनके लिए डायलिसिस की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मैं इससे पहले डायलिसिस कक्ष में ही था, तो वहाँ पे इंतजाम करा के जो हमारे सीरियस मरीज हैं उनका डायलिसिस शुरू कर दिया गया है। प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जिनके लिए जहाँ डायलिसिस की सुविधा यहाँ
मिलती है उन सभी हॉस्पिटल से बात कर ली गई है कि यदि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी बेड्स में भी हम डायलिसिस कराएंगे। और पूरी तरह से मतलब यहाँ पर प्रशासन चुस्त दुरुस्त है कि कोई भी जान ना गंवानी पड़े और हम पूरा प्रयासरत रहें और सब लोग जो हैं उससे रिकवर करें। लगभग सर कितने की मौत हुई है? अब मौत का डेटा तो जो मैं तो यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, जो मुझे अभी जानकारी है वो 4 की है, लेकिन रात को अभी आपको हम पूरा एक अच्छे से एक प्रेस ब्रीफ जारी करके आपको बता देंगे, क्योंकि अभी जो ध्यान है वो जो लोग बच सकते हैं उनको बचाने में ध्यान है। तो प्राइवेट डॉक्टर से बात करना, इनकी जो दवाई है दवाई मंगाना, इस पर अभी हमारा फोकस है। और ये फिगर हम आपको करीब 2-3 घंटे बाद जिलाधिकारी आएंगे तो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी एक जारी करके देंगे। माहौल क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे इसके पहले भी मतलब जो है इस तरीके तो वो बाद में जांच रखेंगे। अभी जो फोकस है वो इलाज पे फोकस है, तो जो जिसमें दोषी रहेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी जो फोकस है वो ट्रीटमेंट पे है कि जो लोग बच सकते हैं वो बचें। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दर्ज करा जाएगा। और जो अगर बात आती है कि सरकारी दुकान से अगर ये शराब बिकने की बात होती है, जो 60A एक्साइज एक्ट है जिसमें बहुत कठिन जो वृहद दंड जो है मिलने का पूरा प्रावधान रहता है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले हम अभी, क्योंकि हमारे गोल्डन आवर हैं अभी 10-12 घंटे, उसमें जो लोग हम बच सकते हैं उनको हम बचाने का पूरा प्रयास करें। वहीं मरीजों का कहना है कि उन्होंने ठेके से रात में शराब पी और उसके बाद उनकी हालत गंभीर होने लगी। आंख के सामने अंधेरा छाने लगा, शरीर काबू में नहीं है। माहौल ठेके से दारू पिए थे तो उससे हम नुकसान कर गए, बहुत आदमी परेशान है उसी से। कितने लोग मतलब वहाँ दारू पिए थे? वहाँ तो बहुत आदमी मरे, हमारे गांव में 4 आदमी तो मौत हो गई है, और क्या कहते हैं कम से कम 10-15 आदमी हमारे यहाँ आजमगढ़ में है। मौत कितनी हुई है? 4 मौत हो गई है टोटल 4 मौत। कितने लोग पीने से यहाँ हॉस्पिटल में आए? हॉस्पिटल में कम से कम 15-16 आदमी आए हैं। क्या दिक्कत हुई है शराब? शराब से धुंधलापन नजर आ रहा है और शरीर काबू में नहीं है। किसका ठेका है ये? हाँ जी, किसका ठेका है? अब ये ठेका तो बताते हैं रामाकांत का है। वो कौन रमाकांत? किसका? माहौल के है ना, वहाँ के कहते हैं अंबारी के हैं। कब पिए थे आप शराब? हम कल रात को लाके पिए थे, और वही रात वाली दिक्कत सबको करी है। कितने मात्रा में पिए थे? पूरी पिए थे? 1 शीशी पिए थे, पहुआ बस। अभी तक क्या स्थिति है? हाँ जी, अभी तक क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? अभी तक तो दिक्कत है, शरीर काबू नहीं है। सर क्या हुआ है? सर हम कल दारू पिए शाम से दारू पीने में हालत खराब, एकदम शरीर मतलब कांप रहा है जैसे। लगभग कितने लोग उस ठेके से दारू पिए थे? काफी लोग पिए थे सर दारू। तो हमारे गांव में 3-4 लोगों की मौत हो गई है, अगल बगल और लोगों की मौत हो गई है, जो है तो परेशानी है। लगभग कितनी मौत हुई होगी? लगभग कम से कम 8-10 लोग मतलब खत्म हो चुके हैं। तो क्या दिक्कत हो रही पीने से, मतलब क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत है शरीर काबू में नहीं है, और आँख पे थोड़ा सा हल्का जोर पड़ा, धुंधलापन है और शरीर कांप रहा है। ये ठेका किसका था? ये MP साहब का ठेका था। क्या नाम था? रमाकांत जी। जो शराब आप की कुछ जनरल शराब से सस्ती थी क्या? नहीं सर, रेट तो वही है 70 रुपये। कब पिए थे? कल शाम को सर। किस ब्रांड का था? ये बुलेट नाम से था। जब आप पिए तो पैक्ड थी क्या, खुली हुई थी? नहीं, पैक तो था। भारत निर्वाचन आयोग सुनियोजित शिक्षा एवं मतदाता सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन आज राहुल प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि L. वेंकटेश्वर लू, महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी एवं राज्य ग्राम विकास संस्थान लखनऊ ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि ने अध्यापकों, BLO, आशा, ANM, सखी आदि को संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत एवं स्वस्थ लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मतदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का भी सार दान ही है। उन्होंने कहा कि आजादी का आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार पाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि आपके वोट से आपकी इच्छानुसार सरकार बनती है। श्री लू ने कहा कि यदि आपने स्वास्थ्य को सही ढंग से रखने के लिए कोविड की वैक्सीनेशन 100% लगवा सकते हैं, तो मजबूत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 100% मतदान क्यों नहीं कर सकते। मुख्य अतिथि ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी मतदान नहीं किया, उससे मिलकर उनकी इच्छा को जानकर मतदान हेतु प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि यदि प्रत्याशी अच्छा नहीं होगा तो उसके विरुद्ध नोटा का बटन दबाकर मतदान करने से आगे भविष्य में राजनीतिक दल अच्छे प्रत्याशी को ही टिकट देगी। उन्होंने कहा कि मतदाता जितना जागरूक होगा व्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। देश की मजबूती एवं प्रजातंत्र के लिए मतदान करना ही होगा। सभी मतदाता अच्छी भावना सोच के साथ प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करें। उन्होंने कहा कि अपने इस संविधान के मूल कर्तव्य को निभाएं, प्रतिफल अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि मतदान जितना शुद्ध होगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि मतदान समाज में सुधार की प्रक्रिया है। ईश्वर भक्ति एवं देशभक्ति भी मतदान से ही होती है। उन्होंने कहा कि देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए, पूर्वजों के लिए, आजादी के लिए लड़ने वाले शहीदों के लिए आगामी 7 मार्च को आप सभी लोग सारे काम छोड़कर आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस बार जनपदवासी कम से कम 75% मतदान करने का संकल्प लें। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सभागार में उपस्थित अध्यापकों, बीएलओ, आशा, एएनएम, सखी आदि को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं के साथ साथ आसपास के लोगों को, अपने जानने वाले रिश्तेदारों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग आगामी 7 मार्च को अवश्य करें। आयुक्त ने कहा कि आप सभी लोग गुरु, माता एवं पिता हैं। आप लोगों की प्रेरणा से मतदान करने के लिए अधिक से अधिक लोग प्रेरित होंगे, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके मार्गदर्शन में हम सभी जिला प्रशासन के लोगों द्वारा पिछले मतदान प्रतिशत की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 100% प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता इस बार के चुनाव में आपकी अपेक्षा के अनुरूप बढ़ चढ़कर मतदान करेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार देकर स्वागत किया। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने मुख्य अतिथि को बुके देकर स्वागत किया। इसी के साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने मंडलायुक्त को ब्लैक पॉटरी देकर स्वागत किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। डीएम साहब, कमिश्नर, हम सब लोग, सीडीओ साहब, हम लोगों का शिक्षक बंधु भी है, विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी लोग भी हैं और सभी लोगों ने तो वादा किया है कि अपनी पूरी टीम को लगा के, ये केवल सिंबॉलिक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, हर एक बूथ का भी जिम्मेदारी लेंगे। भाई ये बूथ है, हमारे पास 4000 बूथ है, ये बूथ में पिछली बार इतना कम वोट पड़ा है, वहाँ पर जो लोग वोट नहीं डाल रहा है, किस कारण से नहीं डाल रहा है, वो कारणों का पूरी गहराई से विवेचना करेंगे, उन कारणों को दूर करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति, उनको पर्ची नहीं पहुंची है, बूथ का जानकारी नहीं है और उनको किस कारण से कोई रोक रहा है, उसको कोई बाधा उत्पन्न, कोई भी कारण हो, उस कारण को हटा के, वो कारण दूर करके उनको प्रेरणा देकर वोट डलवाएंगे। तो इस बार कोई भी व्यक्ति जो ना छूटे, कोई भी वोटर मतदाता ना छूटे, ये केवल नारे और सिंबॉलिक ना होके ये गहराई पे ये रिजल्ट दिखाई जाएगा। डीएम साहब ने अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और कमिश्नर साहब भी इसको, बहुत सारे लोगों ने वादा किया क्योंकि भाई ये डेमोक्रेसी सबका है, सभी लोग उसमें पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे ताकि आजमगढ़ में मान लो एक बहुत बड़ा, सब पिछले बार अभी तक 55% आ रहा है। लेट अस इमेजिन हम लोग 75वां वर्ष मना रहे, 75% पहुँच गए। ये बहुत सारे लोगों का, आसपास के जिलों का कान खड़े हो जाएगा, भाई आजमगढ़ में ये कैसे इतना परसेंटेज बढ़ गया। तो बाकी जिलों में भी आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा उत्सुकता का भी, बहुत बड़ी ये शोध का भी बिंदु बनेगा और सबके लिए गर्व की बात होगी कि प्रजातंत्र में कैसे इतनी वाइब्रेंस आ गया, इतना डायनेमिज्म आ गया, वाइटैलिटी आ गया। तो ये सबका जिम्मेदारी है कि भाई हम लोग व्यक्तिगत फायदे के लिए तो कार्य करते हैं, एक प्रजातंत्र की, पूरी समाज की चेतना जगाने का भी सामूहिक रूप से आदमी के अंदर भावना होना चाहिए। आज जो माहौल बना है, विभिन्न जो पिछले बार उन्होंने जो काम किया, भले ही इतना अपनी बातें शेयर किया है, सबके अंदर जज्बा है। मुझे पूरी आशा है कि 7 तारीख को कुछ गजब होगा आजमगढ़ में। आजमगढ़ जनपद की देवगांव पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध असलहों के 5 तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया है। जानकारी के अनुसार देवगांव पुलिस द्वारा महनाजपुर रोड पर शेखपुर बचौली
बैरियर पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान एक सिल्वर कलर की i20 कार महनाजपुर की तरफ से आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा कार को रोककर चेकिंग हेतु कार में बैठे व्यक्तियों को बाहर निकलने के लिए कहा गया। कार में बैठे लोग निकलकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक अदद पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस सहित 26,100 रुपए नकदी और 7 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विवेक सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी परिसिनिया थाना महनाजपुर, अभिषेक दीक्षित पुत्र संजय कुमार दीक्षित निवासी नायकडी सोनियापार थाना खानपुर जिला गाजीपुर, पंकज सिंह पुत्र स्वर्गीय नरीन सिंह निवासी चिलबिला थाना महनाजपुर, संदीप सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी महनाजपुर मार्केट थाना महनाजपुर तथा गोपी मौर्य पुत्र राम जतन निवासी गौसपुर परमदा थाना अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पकड़े गए लोग खंडवा मध्य प्रदेश से और अपने साथी ब्रजेश दुबे निवासी डंडाल थाना महनाजपुर से शस्त्र कारतूस खरीदकर तस्करी करते थे। पुलिस ब्रजेश दुबे की तलाश में लग गई है। साथ ही लाइसेंस पर जारी होने वाले 2 पैकेट कारतूस कैसे इस अवैध धंधे में आए, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। एसपी ने गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। थाना देवगांव में कल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चेकिंग की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही थी। इस दौरान एक 4 व्हीलर गाड़ी में 5 लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक पिस्टल और उसके साथ साथ 40 टोटल कारतूस बरामद हुए हैं। क्योंकि ये कारतूस की बरामदगी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित करके ये कारतूस इनके द्वारा कहाँ से लाए गए, कहाँ पे ले जाए जा रहे थे, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। अब तक की पूछताछ से ये प्रकाश में आया है कि ये खंडवा मध्य प्रदेश से और अपने साथी ब्रजेश दुबे जो महनाजपुर थाना का रहने वाला है, इससे शस्त्र और कारतूस खरीद कर तस्करी करते हैं। किन किन को इनके द्वारा बेचा गया है, कितने कारतूस बेचे गए हैं और कहां से ये कारतूस लिए जाते थे, इसके बारे में एक विस्तृत टीम छानबीन कर रही है ताकि उन लोगों को भी पिन पॉइंट किया जा सके जो कारतूस बेचने का काम कर रहे हैं। इनके पास से टोटल 1 असला, एक 4 व्हीलर गाड़ी और 40 कारतूस और 26,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इनमें से 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, अन्य का भी आपराधिक इतिहास पुलिस के द्वारा वर्तमान में तस्दीक किया जा रहा है। और क्योंकि ये चुनाव के टाइम पे चेकिंग के दौरान सतर्कता दिखाते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, तो 15,000 रुपये का पुरस्कार इनकी टीम को मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आजमगढ़ में 7वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही जन चौपाल लगाकर प्रत्याशी अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में सदर विधानसभा क्षेत्र के बिलैसा में वरिष्ठ भाजपा नेता आरपी राय के सौजन्य से एक जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल लाइन के पूर्व सभासद विश्वनाथ राय और संचालन रंजन राय ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू का समर्थन करने की घोषणा की। इस अवसर पर सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि 2017 में भी मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन तब नया था, किसी से कोई विशेष जान पहचान नहीं थी। इसके बाद 5 साल तक लगातार मैं आपके बीच बना रहा और हर सुख दुख में भागीदार रहा। यही कारण है कि पार्टी ने लगातार दूसरी बार मुझे प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए जनता से समर्थन की अपील की कि हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर अखिलेश मिश्रा जी, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। पिछली बार लोकतंत्र की इन्होंने मर्यादा की रक्षा किया था, चुनाव हारे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि ये चुनाव हारे थे। ये घूम घूम करके जनपद में अभी आपदा, चाहे वो कोविड की आपदा आई हो, चाहे जल भराव की प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो भी समस्याएं रही हैं, ये गरीब, और इन्होंने कभी ये जात भेद, जो समाज भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है समतामूलक समाज और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसी नीतियों के आधार पर इन्होंने, चाहे वो दलित हो समाज हो, पिछड़ी समाज के लोग हों, अक़लियत के लोग रहे हों, सर समाज के लोग रहे हों, सवर्ण समाज के, इन्होंने कहीं किसी से जात नहीं पूछा और बहुत मेहनत 5 वर्ष तक किया है। और मैं पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे समाज ने भी संकल्प लिया है कि बहुत अच्छा टिकट मिला है और ये
मेहनत कर रहे हैं, इनको हम चाहते हैं कि जो 40 साल से एक इस समाज पर आजमगढ़ में जिस तरह एक, मैं उस शब्द को नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सारे लोग जानते हैं, जिनका वहाँ पर दुराचारी के रूप में मोहर लगी हो और कोतवाली में टंगा हो उनका फोटो, वो आदमी यहाँ का रिप्रेजेंट करता है। भारतीय और आजमगढ़ जो है यहाँ एक संस्कृति का केंद्र रहा, धार्मिक संस्थानों का केंद्र रहा। यहाँ पर शिवली काला से लेकर राहुल संकीर्त्यान जैसे लोग रहे हैं, यहाँ पर श्याम नारायण पांडे जैसे कवि रहे हैं। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की एक अलग रूपरेखा थी, लेकिन 14 के पहले ये आतंकवादियों की पौधशाला के रूप में ये प्रचारित हुआ। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो उन्होंने हमेशा गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को आगे दिया। उस चीज़ को 2014 से जब नेता हमारे प्रधानमंत्री जी हुए तो उन्होंने कहा आजमगढ़ का एक अपना इतिहास है, वहाँ की अलग संस्कृति है, वहाँ की अलग निष्ठा है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक यहाँ पर शिक्षा का एक बड़ा भारी विश्वविद्यालय बना करके, यहाँ पर एयरपोर्ट बना करके, यहाँ पर आपने देखा कि एक ये अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, अनेक बड़े बड़े काम तो हुए ही। जो राष्ट्रीय पैमाने पर 370 खत्म हुआ, मंदिर बना यहाँ का अपना अयोध्या का, आपने देखा कि विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बना, ये तो बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में भी आप देखते थे कहीं कोई रास्ता नहीं था। ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी केवल लोहिया के नाम से जिंदा रहती है, लेकिन लोहिया आज जहाँ भी होंगे उनको इस बात का बहुत कष्ट होगा कि लोहिया की नीतियों के खिलाफ, लोहिया ने तो कहा था कि गरीब आदमी का अंतिम छोर तक का व्यक्ति जब तक वो सुख सुविधा से पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक जो है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ परिवारवाद, कुटुंबवाद, पहले अपने परिवारवाद को, चाहे आजमगढ़ में ही देखिए सारे लोग उनके परिवार के ही, चाहे जिला पंचायत चेयरमैन हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, सारे लोग। इसी तरह जो मुलायम सिंह जी के परिवार की हालत है, अखिलेश जी के परिवार की है कि कम से कम 72 लोग उनके परिवार में आज पदाधिकारी थे। जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने उनको चाहे एमएलसी से लेकर के जिला पंचायत से लेकर विधायक तक, राज्यसभा में सब उन्होंने भेजा और यहाँ से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार भी मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आया था, तब यह क्षेत्र हमारे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ के भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी थोड़ा कम थी, लेकिन 5 साल आपके बीच निरंतर सुख दुख में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आपके बीच में आना जाना हुआ। आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को लगातार 2 बार आजमगढ़ की सदर विधानसभा से मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन आपके आशीर्वाद से वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं केंद्र की मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार के कामों के आधार पर आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक गरीब के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और ये दोनों डबल इंजन की सरकार 2017 से लगातार 5 साल में गरीबों के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई। सर्वप्रथम गरीबों के घर में गैस कनेक्शन का, घर घर कनेक्शन देने का काम, घर घर में शौचालय बनाने का काम, जिसको नहीं मिला उसको मिल जाएगा, आपको नहीं मिला है तो मिलेगा, अभी हम बताएंगे, लेकिन ज्यादा लोगों को मिला होगा। जिसको नहीं मिला है बताइएगा, सबको दिलाएंगे। नाला रोड भी बनेगा, अपना विधायक बनाइए, नाला रोड भी बनाएंगे, अभी बता रहे हैं। अरे भाई रुकिए, अभी बद का काम, गरीबों को आवास देने का काम, गरीबों को विधवा, वृद्धा और जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको पेंशन देने का काम,
60 साल के ऑनलाइन करिए, रुपए थी पेंशन को 1000 कर दिया योगी जी की सरकार ने। और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 2022 में फिर बनेगी, पेंशन को 1500 रुपया करेंगे। आवास के पैसे को 1,36,000 कर दिया, जो 20,000 40,000 रुपए थी, 1,36,000। जो दिव्यांग हमारे पेंशन पाते थे उनकी भी पेंशन को दूना कर दिया। 60 साल में आजमगढ़ जनपद में केवल 20,000 लोगों को पेंशन मिलती थी, लेकिन 1,19,765 लोगों को पेंशन देने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। और हमने पारदर्शी योजना लाई है। आपको किसी के हाथ दौड़ना नहीं है, आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन करने के बाद पेंशन आपके खाते में जाएगी। आजमगढ़ में पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त छापेमारी में नकली शराब बनाने व बेचने वाले 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 1020 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट, 33 पेटी शराब, 90 खाली शराब की बोतल, लगभग 1,40,000 शराब की बोतलों के ढक्कन, 2 किलो यूरिया, विभिन्न कंपनियों के 11 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने खुलासा कर बताया कि सिधारी थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर स्थित FCI गोदाम के पीछे पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान ये सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार लोगों में चंदन यादव और रवि प्रकाश गुप्ता, जो मिलावटी शराब तैयार कर पूर्व में भी बेचते आए हैं। इनके द्वारा चुनाव में बढ़ती शराब की खपत को देखकर इस समय ये माल लाया गया है। पता चला है कि पिछले 1 साल में इन्होंने 30 करोड़ की राजस्व हानि कराई है। इनका 5 किलो में नेटवर्क फैला हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त में अटल बिहारी वाजपेयी, राजेंद्र यादव, पुत्र जगन रायन यादव, सर्वेश कुमार, सचिन चौबे, हंसराज यादव, राजेश मनोज यादव, राकेश चौहान, राजेश, अरुण जायसवाल, सीतापुर, चंदन यादव, रवि प्रकाश, गुप्ता सराय, लखन सिंह, मऊराम ध्यान है। रवि गुप्ता व अरुण जायसवाल को छोड़कर अन्य सभी आजमगढ़ के ही अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और आबकारी की टीम के द्वारा लगातार संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में आज एक गिरोह का अनावरण किया गया है, जिसमें कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो अपमिश्रित शराब बनाते हैं, उसको अलग अलग जगह पर सप्लाई करते हैं मोटरसाइकिल के माध्यम से, और उसके साथ साथ नकली ढक्कन अलग अलग कंपनियों के देशी और अंग्रेजी शराब दोनों के सप्लाई करते हैं। कुल 11 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो इनसे इस सप्लाई को प्राप्त करते थे और डाइल्यूशन के माध्यम से जो देशी शराब है या अंग्रेजी की बोतलें हैं उनसे कुछ निकाल के कुछ मात्रा और जो यूज्ड बोतल्स हैं उनमें भर के और पानी मिला के इस तरीके से इसको अलग से ब्लैक में बेचते थे। इनके पास से टोटल लगभग 1020 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट, 300 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 1,40,000 ढक्कन जिसमें अलग अलग ब्रांड्स के अंग्रेजी के और देशी के ढक्कन हैं, 1 मोटरसाइकिल, 16,000 रुपये, 90 खाली शीशी, ये इनसे बरामद हुआ है। जो मोडस ऑपरेंडी इनका पता चला है वो ये है कि ढक्कन सप्लाई करके जो अलग अलग शराब के ठेके हैं उन पे सेल्समैन हैं या जो पूर्व में सेल्समैन रह चुके हैं या जो लोग इस धंधे में पूर्व में शामिल रह चुके हैं उनको ढक्कन सप्लाई करके और जो इस्तेमाल की हुई बोतलें होती हैं देशी या अंग्रेजी की उनको ये इकट्ठा करके कबाड़ी के माध्यम से प्राप्त करके और उनमें शराब भर के डाइल्यूट करके पानी मिला के तब उसको अलग से बेचते थे। टोटल जो हम लोगों ने अभी इनसे पूछताछ के बाद कैलकुलेट किया है, टोटल लगभग 1 साल में 30 करोड़ के राजस्व की हानि इनके द्वारा पहुंचाई जाती थी। और ये दोनों टीमें पुलिस और आबकारी की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई ये की गई है। 5 जिलों में जो दोनों सप्लायर्स हैं ढक्कन के उनका 5 जिलों में नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अंतर जनपदीय एक गैंग हम लोगों के द्वारा वर्कआउट किया गया है। ये ढक्कन कहाँ से बन के आते थे, क्योंकि इसमें प्लास्टिक और एल्युमिनियम दोनों के ढक्कन है, तो ये कोई आदमी अपने घर पे नहीं बना सकता, बाकायदा फैक्ट्री में बनते हैं। तो कहाँ से आते थे और इसके अलावा भी कहाँ कहाँ ये भेजे जाते थे, इसके बारे में पूरी दोनों टीमें पुलिस और आबकारी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। अब इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए लगातार छापेमारी हम लोगों की जारी है, तो ये जाहिर सी बात है, ये इनकी पूछताछ में भी आया है कि इलेक्शन को ये लोग ये मान के चलते हैं कि इस टाइम पे हम ज़्यादा इस कारोबार को अपना कर सकते हैं, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग की सक्रियता की वजह से पकड़े गए। इस सिंडिकेट में और कौन लोग
अभी इसमें जो सप्लायर्स होंगे जिसके यहाँ ये ढक्कन बने होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। डिटेल में जानकारियाँ कुछ मिली हुई हैं और एक पूरी टीम गठित करके, संयुक्त टीम गठित करके इन सभी लोगों को इसके दायरे में लाके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और बाकी विधिक कार्रवाई शराब माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए इनको आगे कार्रवाई की जाएगी। अब ढक्कन की अपनी वैल्यू तो आपको ये जो रेट इन्होंने बताया कि 1000 ढक्कन लगभग 1500 से 2000 के बीच में लोग बेचते थे, लेकिन उस ढक्कन के इस्तेमाल से जो शराब बनती है और वो जो बेची जाती है उससे जो राजस्व की हानि सरकार को और एक्साइज विभाग को होती है वो लगभग एस्टिमेटेड हानि 30 करोड़ रुपए प्रति साल की है, प्रति वर्ष की 30 करोड़ रुपए की हानि है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव व पूर्व प्रादेशिक संयोजक साजिद खान आजमी ने नगर के एक होटल में प्रस्वारता कर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ईमानदार, मेहनती तथा जुझारू कार्यकर्ताओं का कोई स्थान नहीं रह गया। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिन लोगों को पर्यवेक्षक बनाकर जनता में लोकप्रिय उम्मीदवारों का निरीक्षण और उनके विधानसभा क्षेत्र में जनता का रुझान लेकर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने प्रदेश कार्यालय एक महत्वपूर्ण सदस्य के साथ मिलकर पैसों का लेन देन करके टिकट वितरण में बड़े पैमाने पर खेल किया और क्षेत्र में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिनकी न तो जनता में कोई लोकप्रियता है और न ही उन्हें पार्टी की जीत से कोई मतलब है। ऐसे लोगों की उम्मीदवारी से कांग्रेस का न तो कोई भला होने वाला है, परंतु लोगों की जेबें गर्म हो जाएगी। इससे पार्टी को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि दीदारगंज विधानसभा में 1 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जहां सपा ने राजभर तो बसपा ने ठाकुर तथा भाजपा ने विश्वकर्मा जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसमें ठाकुर मतदाताओं की संख्या 12,000 बताई जा रही है। ऐसे में पार्टी अगर एक मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में मुझे अवसर देती तो निश्चित रूप से मेरी ही विजय होती, परंतु पार्टी ने मेरी 30 वर्ष सेवा, जिसमें मैंने पार्टी का जिला महासचिव, भारत सरकार संचार सलाहकार समिति आजमगढ़ का सदस्य और अल्पसंख्यक सभा के विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी की सेवा करता रहा, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं दुखी और आहत हूं तथा पार्टी के सभी पदों और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। और कहा कि मैंने अभी किसी पार्टी में जाने का निर्णय लिया है, अपने समर्थकों से बातचीत करने के पश्चात अगला निर्णय लूंगा। साजिद खान आजमी, पूर्व संयोजक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अकलीती सेल, पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी, बहुत से पदों पे मैं रहा। मैं आज कांग्रेस पार्टी से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं, क्योंकि पिछले 30 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत किया। 1991 में पार्टी ज्वाइन किया। जेड के फैजान साहब यहाँ चुनाव लड़े थे। लगातार मैं पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा। प्रदेश में विभिन्न जिलों में जाके कांग्रेस के लिए काम किया, क्योंकि प्रदेश का कन्वीनर था, प्रदेश का मैं संयोजक था, भारत सरकार सलाहकार समिति का मैं सदस्य भी रहा, जिला महासचिव रहा, सचिव भी रहा। मैंने बहुत ही काम किया। मगर 2012 में जब पार्टी ने पहली बार वहाँ से हमारी जनरल सीट हुई तो मैं टिकट मांगा, तो पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को लाके बाहर से दे दिया जो 2022 वोट पे आउट हो गया। मैंने पार्टी को दिग्विजय सिंह से भी कहा, मैंने कहा जिसको आप टिकट दे रहे हैं 2000 से ऊपर नहीं पाएगा, 3000 तो 2200 वोट पे सिमट गया, क्योंकि चुनाव लड़ा ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पैसा देती है पैसे का बंटर बाट होता है। क्योंकि इस बार भी जो हुआ पूर्वांचल में पूरा पैसे का लेन देन चला है। किसी से कोई मत ना, कोई 3 महीना पहले पार्टी में आया, कोई 4 महीना पहले पार्टी में आया, सबको टिकट दे दी गया। आजमगढ़ से 4 माइनॉरिटी को चुनाव लड़ाया गया। मैं नहीं जानता कि 4 माइनॉरिटी कब से ये लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, क्योंकि 40% महिलाओं को प्रियंका गांधी ने आरक्षण दिया है कि एक माहौल चल रहा था प्रदेश में, कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और कोरोना काल भी कोरोना आ गया। कोरोना में प्रियंका गांधी की यात्रा को रोकने के लिए कोरोना लाया गया। 1-1 लाख 1.5 लाख भीड़ होती थी। मगर कांग्रेस नेतृत्व ने जिस भी ऑब्जर्वर को जिले में भेजा, जिम्मेदारी से जाइए, अच्छे कैंडिडेट को आप लाइए जो चुनाव लड़ सकता है। मगर एक सक्रिय सदस्य जो कांग्रेस पार्टी का, जिसको ऑब्जर्वर बनाया गया, तो इसने पूरा बंडर बाट किया, पैसे का लेन देन करके टिकट को बांट दिया गया। कांग्रेस पार्टी को जो 32 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है उसको उसने पूरा बर्बाद कर दिया। इसकी निष्पक्ष जांच हो चाहिए। मैं इसी सर से आहत होकर मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। और जो भी कैंडिडेट को यहाँ दिया है, मुझको नहीं लगता कि कोई यहाँ 2000 से 3000 ज़्यादा वोट मिलने वाला कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस पूरे पूर्वांचल में एक तरफा यही काम की है। पूरी 10 विधानसभा लगा रहे हैं, किसी विधानसभा के नहीं, मुझको तो लग रहा है विधानसभा में जो भी टिकट 90% टिकट पूर्वांचल में टोटल पैसे के लेन देन करके जो AICC सचिव थे, जो प्रियंका जी के प्रतिनिधि, ये लोग मिलकर मुझको जो सुनने में आ रहा है, ये लोग मिलकर पूरा बंटर बाट किए, पैसे का पूरा खेल हुआ। किसी
अच्छे कैंडिडेट को नहीं दिया। अगर कैंडिडेट देता कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती। आपको सर टिकट नहीं दिया गया, आप जैसा कहते हैं 30 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? मैं कांग्रेस नेतृत्व ने जिसको यहाँ ऑब्जर्वर बनाया उसने सही ढंग से यहाँ कोई काम नहीं किया। किसी की मतलब विधानसभा वाइज कोई रिपोर्ट सही नहीं सौंपी गई। सब होटल में बैठ के, लखनऊ और दिल्ली के होटल में बैठ के टिकट बांटा गया। कोई कमेटी का कोई निर्णय ले, कोई सही मीटिंग मतलब कोई उसकी जांच ही नहीं हुई। अच्छा, किसी और पार्टी में आप जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के दामन? नहीं, मैं अभी तो किसी पार्टी में नहीं जाने वाला हूँ। मैं ऐसे जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसका मैं सपोर्ट करूँगा। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।